नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स आई और मैं हूं ओम प्रकाश ठाकुर। लेकर आया हूं हफ्तानामा। इस बार लेखा जोखा है देवभूमि हिमाचल में कुदरत के रौद्र रूप धारण कर तबाही मचाने का। 2023 में भी बरसात ने देवों की भूमि में कहर बरसाया और 1.5 महीने में ही 500 से ज़्यादा जानें ले ली। समरहेल के शिव मंदिर में 20 लोगों और जुबड़हट्टी के समीप एक गांव में एक ही परिवार के आधा दर्जन सदस्यों के जिंदा दफन हो जाने जैसे हादसों ने सबको हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस बार तो एक ही रात में मलाना से लेकर पद्धर तक और रामपुर में श्रीखंड के नीचे समेज गांव तक एक तलक 50 से ज़्यादा जानों पर कुदरत ने झपटा मारकर सबको सन्न कर दिया है। कुदरत का ये तांडव चला भी तब जब मौत से बेखबर ये जाने नींद के साए में थी। 31 जुलाई 2024 की रात को कुल्लू के मलाना से लेकर मंडी के पद्धर तक और रामपुर के समेज गांव तक जो कुदरत ने तबाही मचाई उसने सबको रुला कर रख दिया है। तबाही का ये सिलसिला अभी भी जारी है। समेज गांव के ऊपर श्रीखंड में सुबह तड़के बादल फटा और अपने साथ तबाही की इबारत लिखता गया। तबाही का मंजर इतना भयावह रहा कि आधा दर्जन से ज़्यादा नन्हे व स्कूली बच्चे एक साथ मलबे में दफन हो गए। इसके अलावा कई पूरे के पूरे परिवारों को पानी मलबे के साथ कहीं बहा ले गया। 36 लोगों के इस तबाही के चपेट में आने का आंकड़ा है, जिनके अब कहीं कहीं नामो निशान ही मिल रहे हैं। जिनके करीबी इस तबाही के मलबे में लापता हो गए हैं, वो पत्थराई आंखों से अपनों के आखिरी निशान देखने के लिए तरस गए हैं और जो निशान मिल भी रहे हैं वो दिलों को दहलाने वाले हैं। निरमंड के गांव जाऊं और मंडी के पत्थर के गांव टिक्कर थालूकोट में भी आधी रात को बादल फटे और 10-10 लोग दफन हो गए। इनमें नन्हे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब शामिल है। मलाना में बांध फट गया जो तबाही मचाता गया। अब सरकारी अमला काम में जुटा है। इन विज्ञानियों का मानना है कि कुदरत की ये प्रलयकारी घटनाएं अब कम होने वाली नहीं है। ये विज्ञानी लगातार सरकारों को आगाह भी कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश के नेता और नौकरशाह जो प्रदेश में सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा सैलानियों के पहुंचने और गर्मी के महीने में ही 5 लाख से ज़्यादा वाहनों के देवभूमि में गुजरने को कामयाबी का सबब मान रहे हैं, लेकिन विज्ञानी इसे मौत का बुलावा करार दे रहे हैं। विज्ञानियों की चेतावनी है कि पहाड़ों में जितना ज़्यादा गतिविधियां बढ़ेगी उससे कार्बन फुटप्रिंट और धरती के ताप में इजाफा होगा। ताप से गर्म हवाएं ऊपर की ओर तो बढ़ेंगी ही, उधर मानसून और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से समुद्र से जल कणों को लेकर हवाएं पहाड़ की ओर आ ही रही हैं। ये सब मिलकर पहाड़ों की चोटियों पर बादल बनकर घिराते हैं और जैसे ही अनुकूल माहौल मिला ये बरस पड़ते हैं। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाने को बादल फटना कहते हैं। देवभूमि में 31 जुलाई की रात को यही सब हुआ। फ्लैश फ्लड में तब्दील हो गया। इसका कहर नदी, नालों और बांधों में प्रलय मचाता हुआ आगे बढ़ गया और इसके रास्ते में जो कुछ भी आया वह सब तबाह हो गया। 27 जून 2024 से अब तक मानसून में 150 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। इनमें से 50 से ज़्यादा तो अकेले 31 जुलाई की रात को मची तबाही में ही अपनों से जुदा हो गए। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। तब बरसात में बादल फटने की रिकॉर्ड 43 घटनाएं हुई थी और 83 फ्लैश फ्लड की घटनाओं ने भयंकर तरह तबाही मचा दी थी। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। इनको विज्ञानी एक्सट्रीम इवेंट्स का नाम दे रहे हैं, यानी प्रलयकारी बारिश, भारी बर्फबारी, भयानक सूखा और आग का गोला बनती धरती। विज्ञानियों की माने तो ये घटनाएं अब बढ़ती ही जाएंगी। ये आज का सबसे ज़्यादा डरावना सच है। अब केवल मिटिगेशन और अडेप्टेशन 2 ही रास्ते बचे हैं जो कारगर लग रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि प्रदेश में जब पिछली मानसून में
500 से ज़्यादा जानें गई और 12,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ, तो सुक्खू सरकार ने ज़मीनी स्तर पर किया क्या? मुख्यमंत्री सुक्खू व बाकी तमाम नेता मातम पुरसी और राहत आवंटन के लिए देश के बाकी नेताओं की तरह प्रभावित परिवारों से मिलकर संवेदनाएं जताने की रस्म अदायगी तो कर रहे हैं, लेकिन कुदरत के कहर से होने वाले जानी माल के नुकसान को कैसे कम किया जाए, इस बाबत ज़मीनी स्तर पर क्या किया है, इसे लेकर मौन है। ये मौन ही मारक है। 49 में 33 और 36 लोग इस रेंज में आते हैं। मुझे लगता है कि अब उनकी उम्मीद बहुत कम है। भगवान का शुक्र होगा या भाग्य का कोई शुक्र होगा कि कहीं वो हमें जीवित मिल जाए। बच्चों का स्कूल था और दुख इस बात का कि तकरीबन 7-8 बच्चे, तकरीबन 7-8 बच्चे हम सबको छोड़कर चले गए। अब भी निजी व सरकारी परियोजनाएं नदी नालों के मुहानों पर बनना बंद नहीं हुई है और ना ही इस बाबत कोई नीति निर्धारित होती नजर आ रही है। जबकि राजनीति की फसल काटते हुए कभी कोई कंगना के बयान को तो कभी कोई और मंत्री व नेता फिक्रे हवा में उछाल देते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू और उनकी जुंडली केंद्र सरकार पर बाण चलाने से बाज नहीं आती, तो नेता प्रतिपक्ष जयराम और उनके साथी सुक्खू सरकार को निशाने पर रखते हैं। नेताओं का अब कुछ इसी तरह का काम रह गया है। उधर केंद्र की मोदी सरकार जो इमदाद को राजनीतिक तराजू की तकड़ी में तोलने को ज़्यादा फ़िक्रमंद लगती है, जबकि ज़मीनी हकीकत के पैमाने बिल्कुल अलग ज़रूरत बयां कर रहे हैं। बाकी बचती है नौकरशाही और चंद ठेकेदारों और उद्योगपतियों की जमात जो आपदा में अवसर तलाशने में इतने माहिर है कि विज्ञानियों की सलाहों और चेतावनियों को नज़रअंदाज करने के तमाम इंतजाम 56 इंची दिखाकर कर डालते हैं। पर्यावरण विज्ञानी अपने अध्ययनों में कहते भी है कि पहाड़ों पर सैलानियों की आवाजाही नियंत्रित करना लाजमी है। बड़ी बड़ी परियोजनाओं से पहले पर्यावरणीय अध्ययन ज़रूरी है। हिमालय में लोगों को बसना किस तरह से है, ये सब तय होना चाहिए। नदी नालों के मुहानों पर गांव बसेंगे और सरकारी योजनाएं बनेंगी तो तबाही को तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। इसके अलावा कुदरत के कहर से बचने के लिए पहाड़ों पर जंगलों को बढ़ाना कारगर रास्ता विज्ञानी बता रहे हैं। यूँ तो सैटेलाइट की तस्वीरें हिमाचल में हर तरफ हरा ही हरा दिखाती हैं, लेकिन इनमें से बादल फटने जैसे आपदाओं को संभालने वाले जंगल कितने हैं, इसको लेकर सवाल है। खेती और बागवानी की हरियाली जो सैटेलाइट की तस्वीरों में शुमार है, वो जंगल नहीं है। ऐसे में पहाड़ों पर जंगल उगाना ही जिंदगी बचाने का रास्ता होने की आस जगाता है, लेकिन जंगल उगाएगा कौन, यही बड़ा सवाल है। पिछले 1 साल में सुक्खू सरकार इस दिशा में कितने कदम चली है, ये किसी को भी पता नहीं है, लेकिन और रौद्रता के साथ कुदरत 10 कदम आगे बढ़ चुकी है और इसी रफ्तार में बढ़ चुका है कर्ज के दम पर घातक परियोजनाओं के लिए नेताओं और नौकरशाहों का मचलना। इस बार इतना ही। नमस्कार।